दोस्तों आज की वीडियो में हम दो बातें जानेंगे। पहली बात ये कि क्या बाबर क्रूर शासक था, क्योंकि बहुत से लोग भारत में कहते हैं कि बाबर एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और जैसे पुराने समय में दूसरे राजा दूसरे राज्यों पे आक्रमण करके अपने राज्य को फैलाते थे, वैसे ही बाबर भी करता था, इसलिए उसे क्रूर नहीं कहा जाना चाहिए। दूसरी बात हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाबर भारत आया क्यों, भारत के बारे में बाबर की राय क्या थी, और जब बाबर भारत आया तो भारत एक अमीर देश था या गरीब देश। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में सारे ही राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे और अपने राज्य को फैलाते थे, उसका विस्तार करते थे। वैसा ही बाबर ने किया जब बाबर भारत आए। तो ऐसे में हम बाबर को क्रूर क्यों कहें या आक्रमणकारी क्यों कहें? तो आज हम कुछ ऐसे किस्सों के बारे में बात करेंगे जिससे आप खुद डिसाइड करें कि बाबर क्या एक क्रूर आक्रमणकारी था या फिर वो वाकई कुछ लोगों का रोल मॉडल बनने लायक है, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाबर को अपना रोल मॉडल समझते हैं। तो यह है बाबरनामा यानी बाबर की आत्मकथा, जिसका पेपरबैक इंग्लिश ट्रांसलेशन इस वक्त मेरे पास है और इसके पब्लिशर हैं पेंगुइन क्लासिक्स। तो इसके पेज नंबर 207 पे आप जब पहुंचेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा है और मैं इसका हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर रहा हूं। तो यहां पर बाबर ने लिखा है कि चूंकि बजौरी विद्रोही थे और इस्लाम के लोगों के विरोधी थे, इसलिए पुरुषों का नरसंहार किया गया और उनकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। एक अनुमान के अनुसार 3000 से अधिक पुरुषों की हत्या हुई। हमने किले में प्रवेश किया और उसका निरीक्षण किया। दीवारों पर, घरों में, गलियों में कितने मरे हुए पड़े थे। चलने वालों को लाशों के ऊपर से कूदना या जाना पड़ा। आपको बता दूं कि ये जो बजौरी लोग थे ये मुसलमान ही थे जिनके खिलाफ बाबर ने युद्ध किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 306 पे। यहां पर बाबर ने चंदेरी के युद्ध के बारे में लिखा है। तो बाबर ने लिखा, ऊपर वाले की कृपा से इस प्रसिद्ध किले पे 1 घंटे में बिना कड़ी लड़ाई के और बिना ढोल और स्टैंडर्ड के कब्जा कर लिया गया। चंदेरी के उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी पर दुश्मनों के सिरों का एक स्तंभ यानी एक टीले नुमा आकार बनाने का आदेश दिया गया। इसके अलावा पेज नंबर 257 पर बाबर ने लिखा है, भोर के समय, ये किस्सा हुमायूं से जुड़ा हुआ है, तो इस पे बाबर ने लिखा कि भोर के समय हुमायूं हामिद खान लोधी के खिलाफ निकला। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने 100 से 150 योद्धाओं को आगे भेजा और वो अपने दुश्मनों के सामने गए और उनसे लड़ने लगे। जब कुछ मुठभेड़ों के बाद हुमायूं के सैनिकों का विशाल समूह पीछे की ओर दिखाई दिया तो उनके शत्रु भाग गए। हुमायूं के आदमियों ने 100 से 200 तक लोगों को घोड़ों से उतारा, यानी जो हारे हुए लोग थे, जो बंदी थे, कैदी थे, उन्हें घोड़ों से उतारा और उनमें से आधे के सिर काट दिए और दूसरे आधे बंदियों को 7 या 8 हाथियों के साथ ले आया। इसी पेज पर आगे बाबर ने लिखा है, हुमायूं अपने साथ 100 कैदी और 7 या 8 हाथियों को लेकर शिविर में लौटा। उस्ताद अली कुली और बंदूकधारी आदमियों को उदाहरण के तौर पर सभी कैदियों को गोली मारने का आदेश दिया गया। ये हुमायूं का युद्ध का पहला अनुभव था और ये एक उत्तम शगुन था। यानी जैसे आज हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर की बात करते हैं या जो युद्ध बंदी होते हैं उनकी बात करते हैं, तो उन्हें सही सलामत ढंग से रखने की बात करते हैं जब वो किसी दूसरे देशों द्वारा पकड़े जाएं। पुराने समय के भी कई राजा ऐसा करते थे, या तो वो उन युद्ध बंदियों को छोड़ देते थे या कैद करके रखते थे या अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे। पर बाबर ने यहाँ उन सारे युद्ध बंदियों को मरवा दिया और कुछ युद्ध बंदियों को हुमायूं ने मरवा दिया और साथ साथ इसे एक उत्तम और शुभ संकेत भी माना। इसके बाद पेज नंबर 240 पे इसी बाबरनामा में लिखा है, बाबर और बिहार खान के बीच युद्ध हुआ। बाबर ने अपने दुश्मन को हरा दिया और उसके बाद बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। सिपाहियों ने भागते हुए विरोधियों को लाहौर में खदेड़ दिया, शहर को लूट लिया और कुछ बाजारों को जला दिया। इस तरह के कई उदाहरण आपको बाबरनामा में पढ़ने को मिल जाएंगे, वो भी बाबर की खुद की जुबानी। एक मजे की बात यह है कि जो पाकिस्तान आज बाबर के नाम की मिसाइल्स बनाता है, उसे शायद ये नहीं पता कि बाबर जब भारत आया था तो उसने पाकिस्तान में ही जो बजौर है वहां पर 3000 मुसलमानों का कत्ल किया था, नरसंहार किया था और उसके बाद भारत में कदम रखा था।
खैर, ये तो बात हुई कि बाबर क्रूर था या नहीं, वो आप डिसाइड कीजिए। वैसे एक मज़े की बात ये भी है कि अभी हाल में जो एक सीरीज़ आई है द एम्पायर नाम की, उसमें बाबर को ये कहते हुए दिखाया गया है कि हमें कभी भी खून खराबा या जंग पसंद नहीं आई, जबकि हमने अभी खुद देखा कि बाबर का क्या कहना था खून खराबे या जंग के बारे में, एक शुभ संकेत। खैर, शायद उन्होंने ये पढ़ी नहीं थी, उन्हें पढ़नी चाहिए थी। आगे जानते हैं कि भारत के बारे में बाबर की क्या राय थी। वैसे जो एम्पायर सीरियल आया है उसमें यह भी दिखाया गया है कि बाबर भारत को बहुत एक महान देश समझता था, एक अजीमो शान मुल्क कहता है वो भारत को, जबकि बाबर खुद भारत के बारे में क्या कहता था अपनी बाबरनामा में, उसने क्या लिखा है ये हम जानते हैं। तो पेज नंबर 275 पे बाबर ने एक हेडिंग लिखी, हिंदुस्तान की कमियां या हिंदुस्तान की खामियां। इसमें बाबर ने लिखा है, हिंदुस्तान कुछ ही आकर्षणों का देश है, यानी इसमें कुछ ही कम अच्छी चीजें हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं है। इसके लोगों की शक्ल अच्छी नहीं है। सामाजिक मेलजोल के मामले में लोगों का आ जाकर मिलना जुलना नहीं है, यानी यहाँ के लोग एक दूसरे के पास जाकर आकर मिलते नहीं हैं। यहाँ के लोगों में प्रतिभा और क्षमता नहीं है, तमीज नहीं है, हस्तशिल्प और काम में कोई रूप या समरूपता, विधि या गुणवत्ता नहीं है। यहाँ अच्छे घोड़े नहीं हैं, अच्छे कुत्ते नहीं हैं, अंगूर खरबूजे या अच्छे दर्जे के फल नहीं हैं, बर्फ या ठंडा पानी नहीं है, बाजारों में अच्छी रोटियां या पका हुआ भोजन नहीं है, कोई हमाम नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई मोमबत्ती, कोई मशाल नहीं। अब आप सोचोगे कि अगर हिंदुस्तान में इतनी सारी बुराइयां थी, यहाँ के लोगों को तमीज़ नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ही बदसूरत हैं, तो फिर बाबर आखिर भारत आया क्यों? तो इसका जवाब भी बाबर ने अगले ही पेज में दे दिया है। तो पेज नंबर 276 पे हमें इसका जवाब मिलता है, जहां बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान की अच्छी बात यह है कि ये एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का भंडार है, यानी यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी, जिससे आकर्षित होकर बाबर यहाँ आया, ठीक वैसे ही जैसे बाबर से पहले भी यहाँ हमलावर आते रहे। भारत में उस वक्त कितना पैसा रहा होगा या भारत कितना अमीर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बाबर ने खुद लिखा है कि भीरा से लेकर बिहार तक जो एरियाज हैं जो बाबर के अंडर आते थे, वहां का रेवेन्यू यानी राजस्व 52 करोड़ टंकास था। इसके अलावा किस एरिया से कितना रेवेन्यू आता था, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपके लिए इसका भी थोड़ा सा अनुवाद कर दे रहा हूं। तो भीरा, लाहौर, सियालकोट से आप देख सकते हैं कि उस जमाने में 3 करोड़ 33 लाख 15,979 टंकास, सॉरी 989 टंकास। इसी तरह आप देख सकते हैं आगे दिल्ली और गंगा जमुना के बीच के एरिया से 3.5 करोड़ से ज्यादा, ग्वालियर से 2 करोड़ से ज्यादा, जौनपुर से 4 करोड़ से ज्यादा की आय थी उस जमाने में, यानी आज से लगभग रफली 500 साल पहले की बात हो रही है। यानी कुल मिलाकर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू यानी राजस्व उस जमाने में भारत में कमाया जा सकता था, आज से लगभग 500 साल पहले। ये तमाचा है उन लोगों के चेहरे पे जो कहते हैं कि जब बाहर से लोग भारत में आए, या स्पेसिफिकली कुछ लोग कहते हैं कि जब मुगल्स आए तो मुगल्स ने भारत को रिच बनाया, मुगल्स ने भारत को अमीर बनाया और सोने की चिड़िया बनाया। ऐसा नहीं है, भारत बहुत पहले से ही सोने की चिड़िया था। भारत में धन संपदा की या फिर उससे भी बढ़कर ज्ञान की कमी भारत में कभी भी नहीं थी। इसी कारण बार बार बाहर से लोग भारत में आते रहे, और ये बात बाबर ने खुद बाबरनामा में लिखी है कि भारत से कितना राजस्व कमाया जा सकता था। ये अगर आपको खरीदनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।